हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? कैसी रही आप सब लोगों की दिवाली? क्योंकि पिछले वीक ही दिवाली गई है एंड आई होप आप सब लोगों की दिवाली अच्छी गई होगी। उसके बाद एक के बाद एक लगातार फेस्टिव सीजन ही था, फेस्टिवल्स चले थे। तो अब सारे फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट इस टाइम तक खत्म हो जाते हैं। अब वापस आ जाओ पढ़ाई पे, क्योंकि आप लोगों को पता है पढ़ाई का टाइम ऑब्वियसली शुरू हो गया। उसके बाद वैसे ही सेशन सारा लेट चला है, बट आप लोगों को तो कवर अप करना पड़ेगा ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, चैप्टर देखिए क्या चला हुआ था, सॉल्यूशंस का चैप्टर चला था ना। उसमें अगला टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ठीक है क्या था आपको, जो आपने बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स पढ़ लिया है ना, उसके जैसा ही है। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ गैसेस की बात आ गई तो यानी प्रेशर का रोल आ जाएगा। ठीक है, तो एक बारी हल्का सा रिवाइज करते हैं। उसके बाद प्रेशर के रोल का जो आपका मेन इफेक्ट है या मेन फैक्टर है, वो हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वो हेनरीज लॉ है। एंड हेनरीज लॉ आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिटेल में आपको पढ़ना है। उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्चुअल्स भी काफ़ी सारे हैं। ठीक, तो क्या कहता है देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड, जैसे हमने सॉलिड का किया था ना, वैसे ही है। सॉल्युबिलिटी किसी गैस की किसी पर्टिकुलर लिक्विड में हम किसे कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ दैट गैस सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए, that can be dissolved in unit volume of the liquid to form the saturated solution। वहां भी saturated solution था, यहाँ भी saturated solution है at the temperature of the experiment and under a pressure of 1 atmosphere। यानी कि हमें टेम्परेचर प्रेशर दोनों का यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। टेम्परेचर आपका जो भी होगा फिक्स्ड वही रहेगा, जो जिस एक्सपेरिमेंट पे आप जिस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। प्रेशर आपने 1 एटमॉस्फेयर लिया है। जो गैस आपने डिजोल्व करनी है वो सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए। यूनिट वॉल्यूम लिक्विड में आप डिजोल्व करोगे और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओगे। ठीक है, 3-4 चीजें जो याद रखनी है। सो हम क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इन सेंटीमीटर क्यूब दैट कैन बी डिजोल्व्ड in unit volume of the liquid to form a saturated solution at the temperature of the experiment under a pressure of 1 atmosphere। ओके, ये होगी सॉल्युबिलिटी। या आप इन जनरल अगर कहो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को हम अगर लिक्विड में कहें कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलैरिटी में, मोल फ्रैक्शन में, या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट में। ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आपका अब इंक्लूड होगा। धीरे धीरे करके चीजें आपको पता लगेंगी कि किस सेंस में हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, गैस आपको पता है एब्जॉर्ब दोनों होती है, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एक नई आपकी ये चीज इंट्रोड्यूस हो गई है। बाकी मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन आपको ऑलरेडी पता है। ठीक, फिर आती है बात फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड की, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। कि आपकी अगर आप कोई जो भी कंडीशंस है वो चेंज करोगे तो कैसे चेंजेस आएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, बढ़ेगी घटेगी या क्या होगा। पहला तो फैक्टर वही है जो वहां था आपका सॉलिड वाले केस में, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। गैसेस लाइक H2O2 N2 ये आपकी वाटर में डिजोल्व करेंगी बहुत कम एक्सटेंट तक। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो क्या है, नॉन पोलर, और वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, राइट। बट गैसेस लाइक CO2 HCl अमोनिया, ये आपको पता लग गया कि पोलर हैं तो जाहिर सी बात है पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिजोल्व करेंगी। इसलिए ये तीनों गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl अमोनिया, ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में ड्यू टू देयर रिएक्शन विद सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे हम वाटर की बात कर रहे हैं। और ये जो आपकी गैसेस हैं H2N2O2, ये आपकी मोर सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल। आप दूसरा सॉल्वेंट लोगे जो देन इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर आपका सेम रहा है, बट आप सॉल्वेंट अगर कंपेयर करो तो वाटर की बजाय इथाइल अल्कोहल में ये ज्यादा कंफर्टेबल होंगी, डिजोल्व होंगी। ठीक है, और H2S और अमोनिया मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इथाइल अल्कोहल। तो बेसिकली एक्चुअली ये जो रीजन है सॉल्युबिलिटी का, वो किस पे डिपेंड करता है, केमिकल रिएक्टिविटी बिटवीन द नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। ठीक है ना, ये देखो केमिकल सिमिलैरिटी या जो आपकी रिएक्टिविटी तो नहीं कहना चाहिए, सिमिलैरिटी कहना चाहिए। एक्चुअली रिएक्टिविटी में तो कुछ नया बन जाएगा। केमिकल सिमिलैरिटी बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट, कि उनके मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, नहीं करते, या पैकिंग है, मतलब कई सारी चीजें आ जाती है ना। मॉलिक्यूल्स दोनों के, गैस और सॉल्वेंट के, आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, कितने सिमिलर हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है एक फैक्टर होता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, है ना, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही सेम फैक्टर यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो इससे डिसाइड होगा आपका क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ओके, अब अगला आपका जैसे वहां था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, लेकिन चेंज क्या आया, देखो वहां सॉलिड था, यहाँ क्या है, गैस है ना। तो डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब जैसे ही गैस, जो भी आपकी गैस है गैसियस स्टेट है उसकी, ऑब्वियसली उसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ दैट गैस, जिसको आपने जिस गैस का आपने सॉल्यूशन बना रखा है,
कुछ गैस एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत दूर दूर हैं, अगर आप उसको हीट कर रहे हो, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो यानी आप एक तरह से काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स को मिलेंगी, वो मॉलिक्यूल्स आपस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। सो आपकी कुछ गैस एक्सपेल्ड आउट यानी बाहर निकल जाएगी, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगी, तो ऑब्वियसली आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। गैस प्लस सॉल्वेंट क्या क्या है आपकी बेसिकली इक्वेशन, सॉल्यूशन प्लस हीट। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंड अकॉर्डिंग टू ली शैटले प्रिंसिपल, आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि आपका जब भी गैस डिसॉल्व करती है, सॉल्यूशन होता है एंड हीट रिलीज आउट होती है, ठीक है। वो आप अगर बीकर या कोई भी चीज टच करके देखोगे तो वो गर्म हो जाएगा, फाइन। तो इस केस में आप देख सकते हो फिर क्या हुआ कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम को किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जहां पे आपका टेम्परेचर कम हो जाए। टेम्परेचर कम किस डायरेक्शन में हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो ऑब्वियसली बात है डिसोल्यूशन जो है आपकी या सॉल्युबिलिटी गैस की क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये यहाँ तक आपने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है, मतलब इसी तरह का सिमिलर है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो इसके जैसा ही था वो। अब एक्सेप्शन है कुछ, एक्सेप्शन क्या है देखो, solubility of some sparingly soluble gases। sparingly soluble gases क्या होती हैं, जैसे आप sparingly soluble salts कहते हो या electrolytes कहते हो, मतलब जो कम घुलते हैं थोड़े, है ना, completely नहीं घुलते, कम घुलते हैं, like H2 and inert gases। वो उनके केस में क्या होगा, increases slightly with increase of temperature, especially in non-aqueous solvents like alcohol acetone। non-aqueous जो solvents हैं, एक तो solvent आपका non-aqueous होना चाहिए, ठीक है, उनके केस में आपका अगर जैसे H2 या इनर्ट गैसेस वाली, जैसे आपके जो कहने का मतलब है गैसेस हैं, वो उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, वो भी बहुत थोड़ी सी। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ओके, नेक्स्ट आया हमारा मेन पार्ट इसका, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसको कि आप किस लॉ से जानते हो, हेनरीज लॉ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे ये देखो मैंने दो फिगर बनाई हुई है, पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन क्या है, वो मूवेबल है। आप जब प्रेस करोगे ये मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाएंगे, सॉल्वेंट जो आपका है नीचे उसके और सरफेस के नजदीक आ जाएंगे। तो ये जो दो फेज है ना, एक तो आपका गैशियस फेज है जहां पे आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और नीचे आपका क्या है, सॉल्यूशन फेज। तो चांसेस हैं कि गैस वाले मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा जाएं, ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी गैस, है ना। तो ये बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं कि प्रेशर जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे, अप्लाई करते जाओगे, सॉल्युबिलिटी उस गैस की बढ़ती जाएगी, कहाँ, सॉल्यूशन में, ठीक है। अब अगर आपको प्रेशर को रिलेट करें, जैसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ते हैं ना टेम्परेचर के केस में या कहीं और, यहाँ पे भी है एट इक्विलिब्रियम, यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितनी वो गैस डिसॉल्व कर रही है उसका रेट और इवेपोरेट होने का रेट इक्वल हो जाता है। इवेपोरेट होने का मतलब कि सॉल्यूशन से निकल के मॉलिक्यूल्स कहाँ आ रहे हैं, गैशियस फेज में, और वापस क्या, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि गैशियस फेज से सॉल्यूशन फेज में जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ गैशियस पार्टिकल्स एंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन इज सेम। रेट का मतलब यही हो ना कि जितने पार्टिकल्स ऊपर से नीचे सॉरी गैशियस फेज से सॉल्यूशन फेज में आ रहे हैं, उतने ही सॉल्यूशन से गैशियस फेज में जा रहे हैं, इसीलिए एंटरिंग एंड लीविंग कहा गया है। तो जब ये स्टेट आपकी आएगी इक्विलिब्रियम स्टेट, ऐसा लगेगा कुछ हो नहीं रहा है, बट एक्चुअल में हो रहा होता है, क्योंकि वो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, वहां रेट बराबर हो जाता है, ठीक है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, देन आफ्टर इंक्रीजिंग प्रेशर क्या होगा, गैस गेट्स कंप्रेस्ड टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने प्रेशर डाला तो उसको वॉल्यूम जो आपका, आपने ऊपर से पिस्टन प्रेस किया, जो आपकी जो भी गैस थी वो कंप्रेस हो जाएगी। अब उतने से ही पार्टिकल्स कम वॉल्यूम में हैं, तो चांसेस क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे और उन पार्टिकल्स के सॉल्यूशन में एंटर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी वजह से आपका, और कब तक बढ़ेंगे, जब तक कि एक नया इक्विलिब्रियम ना डेवलप हो जाए, तो इस वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, कुछ मुश्किल नहीं था, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ आपका इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ के लिए हम और क्या कहेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हेनरीज लॉ किस लिए है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इसको स्टडी करने के लिए जो लॉ है उसे हम कहते हैं हेनरीज लॉ, ठीक है। अब लॉ की बात है तो डेफिनेशन भी होगी कुछ। क्या डेफिनेशन है, मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid। इतनी बड़ी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत सिंपल है ना। क्या है देखो,
मास ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस आपको किसी लिक्विड में डिजॉल्व करनी है, उसका सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, और वो आपका जो लिक्विड है उसका गिवन वॉल्यूम उसका फिक्स्ड है, आपको पता है कि इतने वॉल्यूम में आपको गैस डिजॉल्व करनी है, तो उस गैस का जो मास होगा डिजॉल्व वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम विद दैट लिक्विड, कि उस गैस का जो प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम में हो किसके, मतलब कि प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, वो जो लिक्विड फेज है और गैसियस फेज है, ठीक है, वो गैस के प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि आपके कितनी मास ऑफ गैस डिसॉल्व हो जाएगी उस लिक्विड में, ठीक है। अगर इसको देखो कह सकते हैं कि फॉर्मूले के फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। p क्या था, प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। हमने अभी भी किया ना, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है जब आपकी गैस रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाती है, तो उस स्टेट पे, उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, जो भी प्रेशर ऑफ गैस होगा इनसाइड विद इन द लिक्विड, उसके अकॉर्डिंग आपका मास ऑफ गैस डिसॉल्व होगा। भी जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा, है ना, जितना ज्यादा गैस का प्रेशर हो रहा है उतना ही ज्यादा उसका मास ऑफ गैस डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो m मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, p आपका प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्वेंट, k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर। अब k आपका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पे, किस पे, नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे, तीन चीज पे कि कैसी गैस है, डिसॉल्व होना प्रेफर भी करेगी या नहीं करेगी, या कैसा सॉल्वेंट है, वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगा कि नहीं आने देगा, और टेम्परेचर, ठीक है। तीन चीज पे आपका k वैल्यू, जो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट है, वो वैल्यू डिपेंड करेगी, ठीक। हेनरीज लॉ, इसकी एक और डेफिनेशन है क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, वो पर्टिकुलर एक फिक्स टेम्परेचर होगा जिसपे आप पूरी स्टडी कर रहे हो, वही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, एक और डेफिनेशन दे दी, यहाँ पे क्या चेंज किया, बस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किया, ऊपर आपका मास ऑफ गैस डिसॉल्व था, ठीक है, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। ऑलमोस्ट आपको जस्ट स्टडी क्या करना है बेसिकली हेनरीज लॉ पे, कि कितना अमाउंट ऑफ गैस आपका, कितना मास या कितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है उस प्रेजेंट लिक्विड में जिसमें कि आप गैस को घोलना चाह रहे हो या डिसॉल्व करना चाह रहे हो, कि मैक्सिमम वो कितना उसमें डिसॉल्व हो सकती है बेसिकली, और प्रेशर का उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये है बेसिकली आपका हेनरीज लॉ। अब बात आती है, देखो जिस तरह से आपके गैस का हेनरीज लॉ आपने पढ़ा, ऐसे ही और भी कई लॉज होंगे, ठीक है। उनमें से एक तरह का लॉ है आपका डाल्टन का लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता था कि अगर कई सारी गैसेस हैं, मतलब उनका मिक्सचर है और वो साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में है किसी लिक्विड के साथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तब हमें कैसे पता लगेगा कि किसी एक पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या किया, इफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी उस मिक्सचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन द मिक्सचर। आपको पता है अगर मिक्सचर है, सपोज 3-4 गैसेस का, जितनी भी हैं, 2 या 3, 4 जितने भी, उनका सबका पार्शियल प्रेशर प्लस करके टोटल प्रेशर बनेगा, ठीक है, मिक्सचर का। तो अब इंडिविजुअल गैस कितनी डिसॉल्व हो पा रही है, सारी गैसेस इक्विलिब्रियम में है विद दैट सॉल्यूशन, एक अकेली अगर आप गैस का स्टडी करना चाहो तो जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा, आपने पढ़ा ना हेनरीज लॉ आपने पढ़ा, तो उसी तरह से आपका डाल्टन्स लॉ भी है। क्या कहता है वो, कि सॉल्युबिलिटी किसी गैस की डिपेंड करेगी कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन द मिक्सचर, कि उसका अपना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसी की बेसिस पे फर्दर आपका जो उस गैस की सॉल्युबिलिटी है वो होगी, ठीक है। तो ये आपका वो केस है जब आपके मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, कई सारी गैसेस हैं और वो एक साथ सब इक्विलिब्रियम में है विद द लिक्विड, ये याद रखना, ठीक। तब आपकी सॉल्युबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर गैस की डिपेंड करेगी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस गैस के पार्शियल प्रेशर पे, इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन द मिक्सचर, ओके। तो अब देखो हम सॉल्युबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग तो ये आपने कर लिया, ठीक है, आपने किया था ना m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने किया था m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p एंड m इज टू kp, ठीक है। हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस किया मोल फ्रैक्शन में, तो मैंने मोल फ्रैक्शन की जगह क्या लिख दिया, XA इज इक्वल टू, बाकी सारी चीजें सेम ही रखी, K डैश, ठीक है। ये है आपका हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग। अब अगर हम सपोज करो कहते हैं XA आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, है ना। एक्स मोल फ्रैक्शन आपको पता ही है कि क्या है, जिस भी चीज का आप स्टडी कर रहे हो, यहाँ हम A इन जनरल मान ले रहे हैं, कोई गैस उसका है, PA उसका पार्शियल प्रेशर है गैस का,
K डैश उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो सेम आपकी सारी वही चीजें होंगी जो अभी हम हेनरीज लॉ में पढ़ रहे थे। सेकेंड इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे पी ए पार्शियल प्रेशर को क्या लिख सकते हो, 1/K डैश XA, ठीक है। तो एक नया रिलेशन आपका आ गया। ये जस्ट आपने किया क्या, इस रिलेशन को थोड़ा सा तोड़ मोड़ किया और कुछ नहीं किया है। रिलेशन वही है आपका कि आपका जो सॉल्युबिलिटी है आपने बस उसको मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दिया है, उसके साथ को रिलेट करके आपने हेनरीज लॉ की आप कह सकते हो एक्सप्रेशन जो है कैलकुलेट किया है, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते थे हम, मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी एक ही बात है, ठीक है, इज इक्वल टू K डैश जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था एंड किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन की कितना अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हो रही है डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर पे। तो XA इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA किया, और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लगा दोगे, ठीक है। यहाँ से हमने फिर इसको रीअरेंज किया, PA 1/K डैश XA, तो ये एक और कांस्टेंट आ गया जिसको हमने क्या दिया, KH और हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज जो आपका हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन है वो यही वाला है, ठीक है। अब एक चीज और कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज क्या होगा। वेपर फेज, देखो गैस का पार्शियल प्रेशर दो जगह होगा ना, एक तो जो आपका लिक्विड पूरा सॉल्यूशन है वहां पे भी सारी गैसेस घुली हुई हैं, एक कि सारी गैसेस एक साथ वेपर बना रही हैं, ऊपर भी हैं वेपर फेज में भी हैं, तो दोनों जगह अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा ना किसी एक गैस का। तो हम क्या कह रहे हैं, एक आपका सॉल्यूशन फेज है, एक आपका ये लिक्विड फेज है, एक आपका वेपर फेज है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, कैपिटल P से आपने डिनोट कर दिया, वो किस पे डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। कितना वो सॉल्यूशन में आपकी जो ऑलरेडी गैस थी वही तो जाके ऊपर वेपर बनाएगी ना, अलग से तो कहीं से वेपर्स आए नहीं है, तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। यूनिट्स ऑफ KH आपका हमेशा क्या होगा, एटमॉस्फेयर या बार, यानी प्रेशर वाली यूनिट ही होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये तो मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है, तो जाहिर सी बात है PA आपका बचा, तो KH की जो आपकी यूनिट होगी, KH यानी हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट, वो वही होगी जो इसकी होगी। ये क्या है आपका प्रेशर, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट आपकी क्या आ जाएगी, एटमॉस्फेयर और बार, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक यूनिट। ओके, सो अगला आपका जो मतलब टॉपिक है वो हेनरीज लॉ पे है कि कुछ रिगार्डिंग KH यानी हेनरीज कांस्टेंट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, और उसके रिगार्डिंग ना कंसेप्चुअल काफी पूछा जाता है, कंसेप्चुअल या MCQs में भी ये चीजें आ जाती हैं। तो इस रिगार्डिंग आपको देखो क्या पॉइंट्स हैं। हेनरी कांस्टेंट यानी कि KH फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, यानी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। जो नेचर ऑफ गैस आपका होगा, मतलब एक गैस के लिए पर्टिकुलर KH की वैल्यू होगी, दैट्स इट, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। फिर क्या है, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। क्यों, देखो आपने रिलेशन किया था ना, KH XA, ठीक है, एट द सेम पार्शियल प्रेशर। ये अगर आपने सेम रखा, PA आपका पार्शियल प्रेशर सेम है, तो एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी। अगर आपका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो KH कम होगा, ठीक, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए एक दूसरे के। थर्ड पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा KH की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, KH की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। आपको भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैस की डिक्रीज होती है। तो यहां से भी कंफर्म हो गया कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एट द सेम प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हुई और KH की वैल्यू भी डिक्रीज हुई, ठीक है। ओके, अब एक जो आपने डे टू डे लाइफ में एग्जांपल नोट किया होगा एक्वाटिक स्पीशीज का, कि वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कोल्ड वाटर में, ठीक है। उसका कारण क्या है, देखिए कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन गैस है, टेम्परेचर कम है मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, राइट। तो अगर आपका टेम्परेचर कम है, सॉल्युबिलिटी किस चीज की, ऑक्सीजन गैस की ज्यादा होगी उस पानी में इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। एंड जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं उनके लिए ऑक्सीजन आपको भी पता है जरूरी है, तो ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए वो ठंडे पानी में ही ज्यादा रहते हैं। तो इन विच ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इज मोर, ये उसका रीजन है। अगर आपसे पूछा जाए एक्वेटिक स्पीशीज ठंडे पानी में क्यों ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो यू जस्ट नो कि आपको कोल्ड वाटर मतलब टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा है, तो ऑक्सीजन गैस ठंडे पानी में ज्यादा मिलेगी एंड देयरफॉर एक्वेटिक स्पीशीज कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके, चलो अब बारी आई लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ की। लिमिटेशन क्या है, देखो पार्शियली प्रेशर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी हाई, ये तो हमने कंडीशन लगा दी। अब गैसेस ऐसा तो बड़ा रेयर बिहेव कर पाती हैं, कब बिहेव करती हैं, जब वो आइडल गैस है, और ऐसा हमेशा होता नहीं। तो ये अपने आप में एक लिमिटेशन है कि प्रेशर लो हो, टेम्परेचर हाई हो और गैस गैस आइडली बिहेव करे, आइडल गैस की तरह बिहेव करे। दिस इज
यू कैन से अ काइंड ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि एक्चुअल में आइडल गैस की होने की पॉसिबिलिटी रेयर है, दैट्स वाई। ओके, फिर क्या है, गैस शुड नॉट अंडरगो एनी कंपाउंड फॉर्मेशन विद अ सॉल्वेंट। ऑब्वियसली जो सॉल्वेंट जिसमें आप गैस को डिसॉल्व करना चाह रहे हो उसके साथ एसोसिएशन डिसोसिएशन गैस के मॉलिक्यूल्स की नहीं होनी चाहिए। अगर हो गया तो नया कंपाउंड बन जाएगा फिर तो या कंपाउंड टूटेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी आप जो स्टडी करना चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर एग्जाम्पल क्या है, देखो जैसे डिसोल्यूशन ऑफ एमोनिया इन वाटर। एमोनिया जब आप पानी में घोलोगे तो क्या हो जाता है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ नहीं होगा। एमोनिया इन या HCl को अगर आप पानी में मतलब डिसॉल्व करोगे तो HCl एक्वस हो जाता है, इस केस में भी नहीं होगा। तो जहां पे भी आपका HCl या कोई भी कंपाउंड, एमोनियम है, ठीक है, जो भी आपका कंपाउंड है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके कुछ नया बना दे रहा है, यानी वहां पे कुछ न्यू कंपाउंड की क्रिएशन हो जा रही है। तो न्यू कंपाउंड की अगर क्रिएशन हो जाएगी तो कंप्लीटली आपका जो एंटायर आप कह सकते हो सेटअप, जो भी चीज आप स्टडी करना चाह रहे हो वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। जो गैस की सॉल्युबिलिटी आप स्टडी करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि गैस तो रही नहीं, वो कंबाइन करके कुछ नया कंपाउंड बना चुकी है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लिमिटेशन। फिर देखो नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की बहुत एप्लीकेशन है। कहाँ, सबसे पहले कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, सोडा वाटर है ना, ये सारी चीजें पीते हो, उसके केस में यहाँ पे इसका रोल आता है। कैसे, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, मतलब वो जो आपने कोल्ड ड्रिंक स्टोर की हुई है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाए उन सॉफ्ट ड्रिंक्स में। बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। जब आप हाई प्रेशर पे करके बॉटल को सील करते हो ना, ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व रहेगी। देखो सिंपल सीधी सी बात है, आप क्या करना चाहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा उस कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व हो, वरना वो कोल्ड ड्रिंक जो आप जिसमें आप है ना जिस चीज का मजा लेते हो वो रहेगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व हो उस सॉल्यूशन में, उसके लिए क्या करेंगे हम, प्रेशर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर घटाएंगे। दो ही काम आप करते हो। जब उसको सीलिंग की जा रही है, उसकी पैकिंग की जा रही है, तब आप प्रेशर बढ़ा सकते हो। टेम्परेचर का तो उस टाइम का कोई काम है नहीं, तो अंडर हाई प्रेशर उसको सील किया जाता है उन बॉटल्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की उसमें इंक्रीज हो जाती है। अब जब आप वो बॉटल, उसके बाद आप चिल्ड करके वो पीते हो कोल्ड ड्रिंक तभी आप बोलते हो ना, फिर जैसे ही वो बॉटल आप ओपन अप करते हो वो प्रेशर रिलीज आउट होता है। प्रेशर जैसे ही रिलीज आउट होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का अब द सॉल्यूशन एक तरह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है रिलीज आउट होने के कारण। सो सॉल्युबिलिटी घटती है एंड वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड बबल आउट होती है, बाहर निकल जाती है सारी। आपने देखा है झाग बन के निकल जाती है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो एक्चुअली तो क्या रीजन होता है, राइट। इसीलिए अगर आप देखो थोड़ी देर अगर आप उसको रख देते हो, सेटल डाउन होने देते हो, आराम आराम से खोलते हो, अचानक से नहीं खोलते, तो वो अचानक से रिलीज नहीं होता सारा प्रेशर, जो आपकी सारी चीजें अचानक से नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका रीजन था वाई कार्बन डाइऑक्साइड फिजेज आउट, राइट। ओके, उसके बाद है डीप सी डाइविंग। डीप सी जो डाइवर्स होते हैं ना, पानी के अंदर काफी ज्यादा डाइविंग जो करते हैं, डाइविंग एक तरह का आपका एडवेंचर स्पोर्ट है, तो उस वो डिपेंड करते हैं, मतलब उनको कम ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम तो होगी, आप नीचे डाइविंग इतनी काफी टाइम तक करोगे तो वो आपने देखा होगा उनके पीछे ना, कॉस्ट्यूम के पीछे सिलेंडर लगा होता है ना, वो सिलेंडर में आपकी गैसेस होती हैं। अब वो क्या गैस होती है वो देखते हैं। दे डिपेंड ऑन एक्चुअली कंप्रेस्ड एयर फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो उनको चाहिए, और वो कैसी ऑक्सीजन ऐसे तो मिलेगी नहीं, कंप्रेस्ड एयर उस सिलेंडर में होती है, उस पर वो डिपेंड करते हैं कि उनको उससे ऑक्सीजन आती रहती है एंड वो डाइविंग या उनका जो भी काम है वो करते हैं। ठीक, क्योंकि आपने डिस्कवरी पे देखा होगा नीचे जो भी डीप सी डाइवर्स होते हैं, अब जाहिर सी बात है नीचे की स्टडी है, वहां तो आप ऊपर से तो स्टडी कर नहीं सकते। जिसको भी स्टडी करनी है, रिसर्च करना है, कुछ करना है, वो नीचे ही जाएगा। और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जहां आपको सी में डाइविंग करके, या अच्छा प्रोफेशन छोड़ो, कई बार अपने शौक के लिए भी लोग करते हैं। ठीक है, तो हर केस में उस जो आप सिलेंडर यूज करते हैं उसमें कंप्रेस्ड एयर होता है, ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगी विद प्रेशर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो N2 और O2 दोनों ही आपकी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही डिसॉल्व करेगी कहाँ, ब्लड एंड जो आपके बाकी बॉडी फ्लूइड्स हैं उसमें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी दोनों गैसेस हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी विद प्रेशर। तो ऑक्सीजन तो आपकी यूज हो जाती है आपकी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म है, आपका पूरा प्रोसेस है, ऑक्सीजन तो यूज हो जा रही है, लेकिन हाई पार्शियल मतलब बट ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन आपकी एज सच रह जा रही है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो जो हाई पार्शियल प्रेशर होने के कारण नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो क्या करेंगे, बबल्स बनाएंगे जब अचानक से डाइवर बाहर आता है। ठीक है, गैस है तो बबल्स तो बनाएगी। देखो दोबारा से सुनो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही डिसॉल्व करती है, दोनों ही गैसेस हैं, तो डिसॉल्व करेंगी वो ब्लड में या जो भी आपका बॉडी फ्लूइड्स है उसमें। ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो जा रही है लेकिन नाइट्रोजन यूटिलाइज नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि हाई पार्शियल प्रेशर के कारण भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जैसे ही अचानक से डाइवर बाहर आता है, वो बबल्स की फॉर्म में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और उससे
डाइवर के ब्रेन पे असर पड़ता है, बेसिकली नर्व इम्पल्सेस पे असर पड़ता है, एंड उसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसका नाम है बेंड्स या डीकम्प्रेशन सिकनेस। ठीक है, बेंड्स या डीकम्प्रेशन सिकनेस करने के कारण एक तरह से नर्व डिसऑर्डर है, तो बहुत ज़्यादा अगर होगा तो प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, यानी बेंड्स को या डीकम्प्रेशन सिकनेस को अवॉइड करने के लिए, जो आपकी नाइट्रोजन गैस का टॉक्सिक इफेक्ट है उसको अवॉइड करने के लिए सिलेंडर्स में देखो क्या डाल दिया जाता है डाइवर्स के, थोड़ा सा डाइल्यूट कर दी जाती है वो हीलियम गैस के साथ। ठीक है, डाइल्यूट करने से क्या होता है, आपका प्रेशर एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अचानक से इतना चेंज नहीं आएगा, बबल्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अच्छा, अब है इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। ये तो आपको पता होगा, जब हम सांस लेते हैं एयर अंदर जा रही है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है। ठीक है, ये ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है फर्दर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी-एचबी। ऑक्सी-एचबी मतलब ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिसके साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का टिश्यूज में कम होता है, तो गैस कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ब्लड में जब आपने वो जब लिया था तब वहां पे हाई प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर था, टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर लो था, तो आसानी से क्या होगा, गैस आपकी जो है वो ट्रांसफर आउट हो जाएगी, ऑक्सीजन आपका कहाँ चला जाएगा, टिश्यूज में। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है इस प्रोसेस से आपने जो देखा रिलीज हो जाता है फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन विच इज यूटिलाइज फॉर द फंक्शन ऑफ सेल्स। मतलब एक तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसफर आपकी बॉडी में इस लॉ की हेल्प से ही, मतलब वहां पे भी आपका लॉ कहने का मतलब है एप्लीकेबल है। ठीक है, अप्लाई हो रहा है। अच्छा, चौथा आपका जो एप्लीकेशन वो है फॉर क्लाइंबर्स या पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। जो काफी ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स पे लोग रहते हैं ना, देखो वहां पे ऑलरेडी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो उन लोगों में ना एक प्रॉब्लम देखी जाती है। प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अगर आपके अंदर भी कम जा रही है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में कम होगी, है ना, कम जाएगी। उसकी वजह से उनकी ब्लड में, टिश्यूज में, सब जगह ऑक्सीजन की शॉर्टेज रहती है। उनको नॉर्मली वीकनेस फील होती है और प्रॉपरली वो सोच नहीं पाते हैं। सोच ना पाने का कारण क्या है, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है। आप अगर देखो, कभी भी ऑब्जर्व करके देखना, बहुत बार अचानक से ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो, कम हो, तो ब्रेन में चक्कर आता है कुछ, ठीक है, या बहुत एग्जॉस्ट हो, सोच नहीं पाते। तो सोचो वहाँ पे तो आपका परमानेंट ये इसके स्टेट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वहाँ कम है, जिसकी वजह से वो सोच नहीं पाते हैं। एंड इस चीज़ को मतलब एक तरह का डिजीज़ है, इसे हम कहते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, तो ये भी एक तरह का हेनरी लॉ का हम कह सकते हैं एप्लीकेशन है, जो हमारी डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करके था। ठीक, तो ये हो गया हमारा पूरा हेनरीज लॉ एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, बेसिकली जिसका एक फैक्टर था हेनरी लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी 2 फैक्टर्स तो आपके पहले जैसे ही थे, वो हमने स्टडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देखो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है इन न्यूमेरिकल्स में, बट क्या है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, नाइट्रोजन गैस आपने बबल की, टेम्परेचर आपको दे रखा है, कितने मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व होंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में। एज्यूम क्या करना है, नाइट्रोजन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ इतने बार। ठीक है, गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो सिंपल है। हेनरीज लॉ अगर आप लगाओगे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, चलो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ आपको पहले फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। फॉर्मूला किसके लिए लगाओगे आप, नाइट्रोजन गैस के लिए। सो आप लिखोगे Pn2 इज इक्वल टू KH इंटू N2। अब पहले ये देखो क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा। ठीक है, आपको निकालना क्या था, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस, यानी कि सॉरी मैंने सीधे N2 लिख दिया, इट शुड बी XN2। मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है नाइट्रोजन गैस के लिए, ये चीज तो क्लियर है। क्या करोगे आप, XN2 आप निकाल सकते हो कैसे, इसको डिवाइड कर दो, 2 तरह के आपको प्रेशर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, ये किलो बार है, ये बार है, तो वो ध्यान रखना कि आपको वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या करती हूँ मैं, XN2 के लिए मैंने किया 0. यही होगी ना, हाँ 0.987 बार, और नीचे आपका आ जाएगा 76480 बार। ठीक है, ये आपने XN2 कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये आपकी वैल्यू आ जाती है कैलकुलेट करके 1.29 इंटू 10⁻⁵। ठीक, यूनिट नहीं होगी क्योंकि ऑब्वियसली यूनिटलेस आपकी क्वांटिटी है, इसलिए। अब आपने ये मोल फ्रैक्शन तो कैलकुलेट कर ली। अब क्या पूछ रहा है,
सब चीज़ें आपकी कैलकुलेशन हो गई, बस उससे पूछा क्या हुआ है, मिली मोल्स जस्ट आपको पूछे हुए हैं। तो हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर ऑफ वाटर में आपको पता है ऑलरेडी, आपने कैलकुलेट किया है 55.55 मोल्स होते हैं, है ना। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो इसका यूज़ करना पड़ेगा। क्या कहोगे आप? ओके तो अब देखो मोल फ्रैक्शन पता लग गया आपको, बेसिकली खाली चाहिए मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कि आपको मोल फ्रैक्शन ही मिली मोल्स चाहिए उसके। तो क्या करेंगे हम, इफ n मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज, आप कह सकते हो प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर में आपने ऑलरेडी पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, कितना होता है 55.55 मोल्स। तो बेसिकली XN2 आप क्या लिखोगे, N2 आपका मतलब नाइट्रोजन जो आपका है गैस, उसके नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे क्या आ जाएंगे N2 प्लस 55.55, या आप खाली N ले लो, N2 नहीं लिखना, सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं लिखना, तो N भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नीचे के केस में आप देखो क्या कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, इग्नोर कर सकते हो N आपका वेरी वेरी लेस देन, स्टैंड हिल गया मुझसे लिखते लिखते, N आपका वेरी वेरी लेस देन 55.55 है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम, XN2 इज इक्वल टू N बाय 55.55, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यहाँ आपने वैल्यू ये ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। क्या करेंगे हम, देखो इसको 1.29 इंटू 10⁻⁻5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 55.55 से, तो ये हमारे आ जाएंगे N की वैल्यू। N की वैल्यू क्या है एक्चुअली, N की वैल्यू है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये आपने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ जाती है 71.59 के अप्रॉक्स आती है, 71.59 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स, ठीक है। अब आपने ये मिली मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट कुछ नहीं करना, 0.71 इसको राउंड ऑफ कर देंगे 6 मिली मोल्स, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाया है। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता था, कोई ना कोई एक आधी वैल्यू इसमें आपको दी होगी, दूसरी निकालनी होगी। बड़ा सिंपल से न्यूमेरिकल्स है, कुछ टफ नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, यूनिट का जरूर ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, 2 क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रही हूँ, वो आप एज यूजुअल जैसे हम हर बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है देखिए, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन विल हैव अ सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस मच। सॉल्युबिलिटी दे रखी है ग्राम पर लीटर में इन वाटर, टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर का हमें कुछ नहीं करना, KH की वैल्यू दे रखी है। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन टू बी सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। ये कुछ हिंट सा दिया हुआ है, तो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, KH की वैल्यू दी है, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी दी है। मैंने आपको बताया हुआ था सॉल्युबिलिटी क्या है, आपको कोरिलेट करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, ओके। अगला आपका कंपैरेटिव है, एयर कंटेन्स O2 एंड N2, रेशियो दे रखी है उनकी 1:4। कैलकुलेट करना है आपको रेशियो दोनों की, किसकी, रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में। तो ये तो सिंपल है, मोल फ्रैक्शन ही है दोनों की जिसमें कैलकुलेट करना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होनी चाहिए, टेम्परेचर सेम है दोनों की, KH की वैल्यू दी हुई है, दैट्स इट, और ये रेशियो दी हुई है, तो इस रेशियो का आप यूज करेंगे ऑब्वियसली, और मोल फ्रैक्शन वाली आपकी रेशियो कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप आप ये दोनों इजीली कर पाएंगे, क्वेश्चन टफ नहीं है। एंड सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमने एक और टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विद हेनरीज लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में बस कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं आपको वही कह सकती हूँ जो मैं पहले कहती आई हूँ, प्लीज़ जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं वापस आ गई हूँ रेगुलर वीडियोस लेके, एंड आप लोग प्लीज़ दुआ करना मेरी तबीयत कभी ख़राब ना हो, बिकॉज येस इट्स अ वेरी, मजाक में मैं टाल देती हूँ, बट हाँ कुछ इश्यूज़ हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं। सो मैं चाहती हूँ कि ठीक रहे, कभी ना रुके पढ़ाई एंड ऑल, है ना। मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ाना, एंड आई होप आप लोगों को मुझसे पढ़ना अच्छा लगता होगा। हो सकता है कुछ को नहीं भी अच्छा लगता हो, बट कुछ को तो ज़रूर लगता होगा अच्छा, है ना। तो प्लीज़ अपनी फीलिंग्स जो भी हैं, जैसा भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, नहीं लगता, नया सेटअप कैसा लग रहा है, वापस आ गई रेगुलर पढ़ा रही हूँ, जो भी है वटेवर, है ना। आपकी कोई फरमाइश है, एनीथिंग लाइक कोई डिमांड, कोई रिक्वेस्ट, कुछ भी, वो आप प्लीज़ बिना झिझक, बिना हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो मेरी वीडियोज़, प्लीज़ पहले की तरह मुझे सपोर्ट करो और सपोर्ट करो। माना थोड़ा सा रिस्पॉन्स मुझे दिखा कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है, ऑब्वियसली फॉल्ट मेरा था, बट आई एम होपिंग कि आप लोग उतना ही प्यार शो करोगे जैसे पहले शो करते थे, और उतना ही लाइक भी करोगे वीडियोस को, शेयर करोगे। एंड अब मैं रेगुलर रहूँगी, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, फेसबुक पेज पे जाके उसे फॉलो कीजिए, इंस्टा हैंडल्स आपको ऑलरेडी नजर आ रहे होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उन्हें भी फॉलो कीजिए। सब जगह आपके लिए रेगुलर क्वेश्चंस हैं। कम्युनिटी पोस्ट में एक्चुअली बेसिकली क्वेश्चन रेगुलर डलते हैं, और फेसबुक पेज पे, तो आप वहाँ जाके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया कीजिए, एटलीस्ट पता लगेगा, कुछ नॉलेज इंक्रीज होगी। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया था
क्या बताया था, नहीं वो सरप्राइज मैं बाद में बताऊंगी, अभी रहने देती हूँ, ठीक है, फिर कभी आगे के लिए. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर. सो थैंक यू एंड कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ फ्लोरिका. बाय बाय, टेक केयर.